So hello and welcome back to yet another PYQ practice session for December 2025. Today we are practicing literary criticism के questions from 2025, 2024 and 2023. These are all compiled questions of quotations of critical terms and critical works जिनसे आपके एग्जाम में questions पूछे जाते हैं. तो make sure आप इन सभी questions को अच्छे से लगाएं and if you are a new student and you want to study this entire section बहुत ही डिटेल में बेसिक से स्टार्ट करते हुए तो आप मेरे इस कोर्स को जरूर से चेकआउट करिएगा. मीनवाइल यू हैव टू कमेंट मी डाउन कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे. आइए हम लोग चलते हैं, इन क्वेश्चंस लगाते हैं. जून 2025 में एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट जस्ट लिटरली पिसेस अ लिटरेचर स्टूडेंट ऑफ. हु सेड दैट शेक्सपियर वाज द होमर और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट्स? जॉनसन वाज द वर्जिल, द पैटर्न ऑफ इलेबोरेटिव राइटिंग. इतने सारे वर्क्स में से वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो विचार हैं वो किसने किसके लिए बोले हैं, कौन से वर्क में बोले हैं. योर करेक्ट आंसर इज जॉन ड्राइडन. इन्होंने एक बड़ा ही मॉन्यूमेंटल क्रिटिकल एसे लिखा था, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1668. दिस इज कंसिडर्ड अ डायलॉग. इसको बोलते हैं एक मॉन्यूमेंटल डायलॉग बिटवीन 4 फिक्शनल कैरेक्टर्स. आपको मुझे कॉमेंट करने हैं उन चारों कैरेक्टर्स के नाम, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है. सो लेट मी सी कि आपको ये लर्न है या नहीं. दे मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द एंशिएंट Greek and Roman drama with your English drama. They also have a comparison between rhymed verses or unrhymed, एंड भी बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं एज यू कैन सी. तो यहाँ पर शेक्सपियर को कंपेयर किया है होमर से एंड जॉनसन को कंपेयर किया है वर्जिल से. इस टाइम के जितने भी राइटर्स थे ना, उनकी ये आदत थी कि वो क्लासिकल राइटर्स को मॉडर्न राइटर्स से कंपेयर करते थे. ये उस टाइम के रेनेसा के टाइम के ऑलमोस्ट हर क्रिटिकल एसे में आपको देखने को मिल जाएगा. सो डू रिमेंबर दिस. जून 2025 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच सेज, सिंस द पब्लिकेशन ऑफ सैमुअल जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर इन 1765, which of the unities have been regarded as optional devices available as needed by playwrights in England to achieve special effects of dramatic concentration? Now let me give you a bit of a background. Unity of time, प्लेस एंड एक्शन के बारे में सबसे पहले अरिस्टोटल ने बात की थी अपने पोएटिक्स के अंदर. ही लेड दीज रूल्स कि एनी प्ले टू बी सक्सेसफुल इट मस्ट अडेयर टू द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. यूनिटी ऑफ टाइम कहता है कि आपका जो एक्शन है वो 24 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए. यूनिटी ऑफ प्लेस कहता है कि एक ही फिजिकल लोकेशन आपको ऑप्ट करनी है एंड सारा एक्शन आपका वहीं पे होना चाहिए. यूनिटी ऑफ एक्शन सेज कि आपका मेन प्लॉट एक होना चाहिए एंड उसके सब जो प्लॉट्स होते हैं वो थोड़े बहुत आप डाल सकते हो, लेकिन मेन प्लॉट की ही कहानी चलनी चाहिए, मतलब मेन एक्शन एक प्लॉट में चलना चाहिए. नाउ व्हेन सैमुअल जॉनसन इज क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग शेक्सपियर और उनके सभी महान प्लेस को ये देखते हैं, तो ये देखते हैं कि शेक्सपियर तो भाई एक ऐसा बंदा था जो किसी के रूल्स को मानने वाला नहीं था. एंड क्योंकि सैमुअल जॉनसन खुद एक नियो क्लासिकल्स थे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को मानते थे एंड ही यूज्ड टू अडहेयर बाय ऑल द रूल्स गिवन बाय द क्लासिक्स. इनका ये मानना था कि सभी जितने भी प्ले राइट्स हैं उनको यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को मानना चाहिए. बट शेक्सपियर के वर्क्स आर ऑलरेडी सच ग्रेट विदाउट दिस यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. तो यहाँ पे शेक्सपियर के वर्क को आपके ये सैमुअल जॉनसन डिफेंड करते हैं कि इनके वर्क इतने महान हैं कि चलो इन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम को अगर नहीं भी अडेयर किया तो भी काम चलता है, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप इतने बड़े प्ले जो इतना ड्रामेटिक बना हुआ है उसको सिर्फ एक ही, जैसे आंगन में आपने रिकॉर्ड किया, आपने थिएटर पूरा उसका शूट किया, वो पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लोकेशन में करो एंड 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर दो. ये तो शेक्सपियर बिल्कुल नहीं करते थे. तो शेक्सपियर डिड नॉट यूज टू फॉलो यूनिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम. इनके जो प्लेस ये काफ़ी अलग अलग सेटिंग्स को यूज़ करते थे, कॉन्टिनेंट ही बदल लेते थे एंड टाइम तो इनका काफ़ी दिनों तक एंड महीनों तक इनका प्ले चलता रहता था, नॉट लिटरली बट उस कहानी में. तो ये इन दोनों को फॉलो नहीं करते थे. ऑल्दो शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट मास्टर ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन की, इनका वन जो मेन प्लॉट होता था उसकी कहानी ये बहुत ही
ज़्यादा इंगेजिंग बनाते थे एंड सब प्लॉट्स को कंफ्यूज नहीं करते थे कि 75 कहानी एक में डाल दी एंड दिस प्लॉट बिकेम पता नहीं क्या बन गया. सो इस बात के लिए इन्होंने अप्रिशिएट किया है शेक्सपियर को और माना है कि हाँ भाई, अगर यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस ये मॉडर्न प्ले राइट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी इट इज़ ओके. जनवरी 2025 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म वेयर यू हैव बीन गिवन सम लाइन फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रिटिकल टेक्स्ट एंड यू हैव टू टेल कि ये लाइन कहाँ पे अकर करती हैं. Of all the causes which conspire to blind man's erring judgment and misguide the mind, what the weak head with strongest bias rules is pride, the never failing wise of fools. What beautiful lines बोली हैं हमारे Alexander Pope ने. He was such a learned man and ये lines इन्होंने बोली हैं अपने didactic work published in 1711 and essay on criticism. This particular works gives a guide to all the poets and the critics how you actually should be writing a work and स्पेसिफिकली ह्यूमन फॉलीज एंड ह्यूमन जजमेंट के बारे में बात की है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज लाइन्स यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्राइड को सबसे बड़ा फॉली बताया गया है कि एनी पर्सन हु इज़ ब्लाइंडेड बाय प्राइड, अहंकार बोलते हैं ना, अहंकार किसी भी इंसान के पतन का कारण बनता है, उसके डाउनफॉल का कारण बनता है. क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जजमेंट को, ह्यूमन जजमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, आपको अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती हैं एंड आप अपने मैं के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अंधे हो जाते हो कि मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया एंड यू जस्ट गो ब्लाइंड ऑफ ऑल योर मिस्टेक्स एंड this is what becomes the reason for your downfall. So इस पर्टिकुलर वर्क की लाइंस कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. To err is human, to forgive is divine, fools rush in where angels fear to tread, and भी और भी बहुत सारी होंगी, आप चाहे तो कमेंट करके जाना. तो this is a very important essay that you must prepare for your exam. In August 2024, you have been asked this question from the critical theory of Plato, which says, Plato viewed poetry as, we all are aware कि Plato एक बहुत ही important critic हैं जो Socrates की आवाज का use करके अपने magnum opus work The Republic के अंदर पोएट्री के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं एंड ही हैज एवरी नेगेटिव थिंग टू से अबाउट पोएट्री. इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछा गया है थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस कि प्लेटो के अकॉर्डिंग पोएट्री उनके लिए क्या थी. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर ए एंड सी विच इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी एंड डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी. पहले पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि प्लेटो ने अपने वर्क में बोला था कि योर पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, इट इज ट्वाइस एंड थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. आपके प्लेटो एक आइडियल वर्ल्ड या फिर आइडिया ऑफ फॉर्म्स की दुनिया में के ऊपर मानते थे एंड इनका मानना था कि आपकी जो पोएट्री होती है वो आइडियाज का एक कॉपी होता है, इमिटेशन होता है, आप लोग ने कॉपी पेस्टिंग कर दी होती है एंड हेंस उसको कहीं से भी वो रियलिटी नहीं मानते हैं. विच सेज कि आपकी जो पोएट्री होती है इट इज वेरी वेरी डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी. क्योंकि आपके प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर बोला है कि क्योंकि जो आपकी पोएट्री होती है वो इमोशंस को इवोक करती है, एक इंसान को रीजन और लॉजिक से कहीं ज्यादा दूर ले जाती है. तो इनका ये मानना है कि रीजन एंड लॉजिक इज समथिंग जो आपको ग्राउंडेड रखता है, रियलिटी में रखता है. वेरएज पोएट्री, जैसे कि मैं किसी भी गाने की लाइंस बोल दूं कि तेरी जुल्फों में मेरी जीवन बीत जाए या तेरी सांसों में मेरी जीवन फना हो जाए, कुछ ऐसी लाइंस आप लोग ने सुनी होगी. तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है इन रियलिटी? इट इज नॉट. तो जो पोएट्री एंड सॉन्ग्स होते हैं वो आपको प्लेटो के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है उससे कहीं ज्यादा दूर ले जाते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. August 2024 में you have been asked this question from literary criticism which says Neoplatonism was founded by. Now Neoplatonism is a new interpretation of Plato's philosophy जो कि ज़्यादा spiritual and mystical मानी जाती है in compared to Plato's. इस philosophy का मानना है कि there is a connection between God, रियलिटी एंड द सोल. इसकी टीचिंग्स कहती हैं कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दैट अल्टीमेट सोर्स एंड फाइनली रिटर्न्स टू द अल्टीमेट सोर्स ओनली, वेरी सिमिलर टू द हिंदू फिलोसफी. तो इसके जो फाउंडर माने जाते हैं इस प्लोटिनस. ही इज अ 3rd century CE पर्सन जिसने फाउंड किया था इनकी फिलोसफी को, इस फिलोसफी को एंड इंटरप्रेटेड इन अ न्यू वे. देन वी हैव द ट्रांसमिटर एंड इनके ही स्टूडेंट
पोर्फिरी, जो कि ट्रांसमिटर माने जाते हैं नियोप्लेटोनिज्म की थ्योरी के। सो योर करेक्ट आंसर बिकम्स बी एंड सी। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2023 में आपसे पूछा गया है एक assertion and reason question which covers the literary criticism of both Plato and Aristotle। ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं बिकॉज इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों के ही काफी सारे व्यूज क्लियर हो जाएंगे। Statement number 1 says, unlike Plato, Aristotle considers that poetry at its best requires great skill and also differentiates between good and bad poetry on clear and systematic aesthetic grounds। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है जहां पर बोला गया है कि अनलाइक प्लेटो, अरिस्टोटल पोएट्री को कंसिडर करते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी स्किल होती है एंड इसको लिखने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, जो कि इन्होंने अपने वर्क में पोएटिक्स में भी बताया है। एंड नॉट ओनली दैट, आपके जो अरिस्टोटल है वो बताते हैं कि गुड एंड बैड पोएट्री क्या होती है या फिर किस तरीके से आप गुड एंड बैड पोएट्री को लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में इन्होंने अपनी पोएटिक्स में बताया है। वी ऑल नो कि आपके जो प्लेटो है वो पोएट्री को या फिर आर्ट को ट्वाइस या थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी बोलते थे एंड उसको बोलते थे कि ये मिसलीड करती है हमारी ऑडियंस को एंड पीपल को, इमोशंस बेकार के उनके अंदर भर के, एंड बहुत सारी जो करेजियस फीलिंग्स होती है मेल हाउ अ पर्सन शुड बी, उससे दूर लेकर जाती है हमारी यूथ को। काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे हमारे प्लेटो ने पोएट्री के ऊपर, जिससे हम लोग को साफ साफ पता है कि प्लेटो डिड नॉट लाइक पोएट्री। अरिस्टोटल जो कि उनके ही स्टूडेंट थे, उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, उल्टा ये बात करते थे कि हाउ पोएट्री इज सो गुड कि वो एक इंसान को वर्चुअस या फिर एक अच्छा इंसान बनाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकती है थ्रू पोएट्री। एंड पोएट्री के ही बारे में ये काफी सारे ग्राउंड वर्क को ले करते हैं अपनी पोएटिक्स के अंदर। ये बताते हैं कि गुड एंड बैड पोएट्री क्या होती है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स जिनको यूज करके आप अपनी पोएट्री या फिर अपने वर्क को और भी ग्रेट बना सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल भी सही बैठेगा। Statement number 2, Aristotle accepts Plato's insight that emotions are important to poetry but rejects Plato's distrust of the emotions। यहां पर जो स्टेटमेंट है वो आपसे बोलता है कि अरिस्टोटल एक्सेप्ट करते हैं प्लेटो के इस इंसाइट को that emotions are important to poetry, कि पोएट्री के अंदर इमोशंस तो होते ही हैं। हम और आप जब गाने सुनते हैं तो हर एक गाने के अंदर अपना अपना कोई भी इमोशन या फील होता है जो हम लोग को उस पर्टिकुलर इमोशन में बिल्कुल बहा देता है या फिर हम लोग उस पर्टिकुलर इमोशन को फील करते हैं। तो पोएट्री में सॉन्ग के अंदर आपके इमोशंस तो होते हैं और इस बात को अरिस्टोटल ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने के साथ साथ इन्होंने आपके प्लेटो के इस पॉइंट को रिजेक्ट किया है कि भाई जो इमोशंस होते हैं वो बेकार होते हैं और इमोशंस को होना नहीं चाहिए या फिर इमोशंस हमारी यूथ को करप्ट करते हैं। अरिस्टोटल ने बताया है कि व्हेन यू पुट गुड इमोशंस इन योर पोएट्री, इन योर ड्रामा या जो भी आप लोग वर्क लिख रहे हैं, तो इट एक्ट्स एज अ सेफ आउटलेट ऑफ द इमोशंस ऑफ द ऑडियंसेस, जो कि उसको देखने के बाद आपकी ऑडियंस फील करती है। तो आप सभी को पता है कि अरिस्टोटल ने अपना पिटी, फियर, कैथारसिस इन सब का इस्तेमाल करके बताया है कि ये कितने ज्यादा इंटेग्रल है टू द डेवलपमेंट ऑफ योर पोएट्री और ड्रामा और एनीथिंग। तो यहां से हम लोग को क्लियर हो जाता है कि बोथ आपके प्लेटो और अरिस्टोटल के क्या व्यूज थे पोएट्री को लेके। एंड योर आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। August 2024 में you have been asked one of the most repeated questions from Longinus, जहां पर आपके 5 elements पूछे गए हैं। All you will see कि बस इसकी लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया है। Which among the following are not genuine sources of sublime as cited by Longinus? लॉन्जाइनस का मानना था कि एक टेक्स्ट को, एक पीस ऑफ टेक्स्ट को आप सिर्फ ब्यूटी और ऑर्नामेंटेशन डाल के सबलाइम नहीं बना सकते हो। हेंस ही साइटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर अ वर्क दैट मेक्स अ वर्क सबलाइम, जो आपको एक्सटेसी की फीलिंग देता है एंड ट्रांसेंड करता है। नंबर 1 ऑप्शन इज यू शुड हैव अ ग्रैंड थॉट। आप किसी भी टॉपिक पे उठाकर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते हो। दूसरा है यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल ऑफ इमोशंस। देन तीसरा है अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, जिससे आपका काम सुंदर दिखता है। देन यू हैव नोबल डिक्शन एंड लास्टली डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन आपका होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर सिंक विथ ईच अदर। अब हम लोग इन ऑप्शंस को देखेंगे और देखेंगे कि क्या करेक्ट इसके अकॉर्डिंग बैठता है। नॉट जेन्युइन आपसे कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। क्रिएशन ऑफ इमेजिनेटिव फीलिंग्स, तो इन 5 चीजों में आपको कहीं पे भी इमेजिनेटिव फीलिंग्स का नहीं
जिक्र दिखाई दिया है, तो ये बिल्कुल रूल आउट हो जाएगा। द कमांड ऑफ फुल ब्लडेड और रोबस्ट आइडियाज। अब आपको लगेगा कि यार ये फुल ब्लडेड भी तो हम लोग ने नहीं पढ़ा, पर रोबस्ट आइडियाज एंड फुल ब्लडेड का मतलब ही हुआ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंड थॉट, ग्रेट थॉट, ठीक है। द इंस्पिरेशन ऑफ वेहमेंट इमोशंस दूसरा आपका आ जाएगा, दैट इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो ये भी आपका बिल्कुल सही बैठेगा। देन नोबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी, अब यहाँ पे आपको किया गया है ट्विस्ट, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने नोबल डिक्शन तो पढ़ा हुआ है, डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन तो पढ़ा हुआ है, तो नोबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी हम लोग मान लेंगे, पर ध्यान से वर्ड्स को आपको यहीं पे पकड़ना है कि देयर वॉज नथिंग लाइक नोबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी, तो ये भी गलत हो जाएगा। द जनरल इफेक्ट ऑफ डिग्निटी एंड एलिवेशन, बिल्कुल सही, ये तो इसमें बिल्कुल सही बैठेगा कि ही टॉक्स अबाउट डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन एंड एलिवेटेड स्टाइल, तो ये भी सही बैठेगा। आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे ए एंड डी, जो कि इस 5 एलिमेंट्स ऑफ सब्लिमिटी में नहीं आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। September 2024 में you have been asked a very easy question but yet a very catchy one. Who has written the metaphysical poets? इसका आंसर है टी.एस. इलियट, क्योंकि टी.एस. इलियट ने 1921 में एक ऐसे लिखा था द मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसके अंदर ये मेटाफिजिकल पोएट्स दैट इज डन एंड एंड्रयू मार्वेल जैसे राइटर्स के बारे में बात करते हैं, और इसी ऐसे के अंदर ही हैज कॉइंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप एक बार में कर लेते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम सेंटर में बाकी के जो इसके ऑप्शंस है ना टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान एक बार तो इनकी तरफ जाएगा इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। सैमुअल जॉनसन ने भी मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात की है अपने ऐसे द लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, लेकिन उन्होंने ऐसे नाम का कोई ऐसे नहीं लिखा है, उल्टा उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म पॉइंट आउट किया है अपने उस ऐसे के अंदर, एंड देन ही हैज टॉक्ड अबाउट व्हाट ही डिड नॉट लाइक अबाउट द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो ये ऑप्शन आपका टाइम ले सकता है ना, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कहीं इसका आंसर सैमुअल जॉनसन तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर टी.एस. इलियट ही है। जॉन डन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जॉन डन इटसेल्फ ही हिमसेल्फ इज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो आंसर आपका बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है अगर आपको एग्जैक्टली टी.एस. इलियट का ये ऐसे नहीं पता है। आई होप दिस इज क्लियर। सितंबर 2024 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्पेरिसिस्ट फिलोसोफर। आप सभी लोग पेपर 1 में एम्पेरिकल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। एम्पेरिसिस्ट फिलोसफी सेज दैट एवरी प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। अपने सेंसेस से आप जो कुछ भी सेंस, टच, फील एंड हेयर करते हो वही आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। सभी एम्पेरिसिस्ट का मानना होता है कि हमारा जो दिमाग है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, टैबुला रासा होता है, एंड थ्रू ओवर द टाइम थ्रू योर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन आप चीज़ों को सीखते हो। एक बच्चा चीनी खाकर ही बता सकता है कि दिस इज स्वीट, एक बच्चा आग से जल जाने के बाद ही बता सकता है कि ओ माई गॉड इट इज़ हॉट। सो दिस इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। सारे एम्पेरिसिस्ट फिलोसफर्स थे डेविड ह्यूम, फ्रांसिस बेकन एंड जॉन लॉक। इसमें से रेने डिस्कार्टिस इज नॉट एन एम्पेरिसिस्ट फिलोसफर बट ही इज अ रैशनलिस्ट। इनकी जो फेमस लाइन है आई थिंक देयरफॉर आई एम। रैशनलिस्ट जितने भी बंदे होते हैं उनका ये मानना होता है कि इंसान की प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम रीज़न, तर्क से आती है। इनका ये मानना होता है कि हमारा दिमाग कोई खाली स्लेट नहीं होता है, उल्टा उसके अंदर सारी इनेट कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हमारे दिमाग में ऑलरेडी तर्क होता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ऐसे है, हमें उसके लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो देयर इज़ अ लाइन बिटवीन द रैशनलिस्ट एंड एम्पेरिसिस्ट एंड रेने डिस्कार्टिस इज अ रैशनलिस्ट। सितंबर 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि एक ऐसा क्वेश्चन बन चुका है जो आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी में हमेशा पूछा जाता है। एज यू कैन सी ओवर हेयर मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन है, एंड बहुत सारे क्रिटिकल एसेस लिखे हुए हैं। देन वी हैव द क्रिटिक्स टू मैच की ये क्रिटिकल एसे कौन से राइटर को या कौन से क्रिटिक को बिलोंग करते हैं। आपका आंसर है पॉइंट नंबर 2 एंड आई विल मैच दैट फॉर यू। प्रीफेस टू फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न्स आपके जॉन ड्राइडन का एक क्रिटिकल वर्क है
जिनको हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं. देन वी हैव प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, अगेन अ क्रिटिकल वर्क जो आपके जोसेफ एडिसन को बिलोंग करता है. वी हैव फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि हमारे टीएस एलियट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे है जिसके अंदर ये बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर. एंड ही ऑल्सो talks about the very important term that is the objectivity a particular critic must have while he is criticizing any work. तो ये वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर आने वाले आपके क्रिटिकल टर्म्स भी पूछे जाते हैं. मेक श्योर आपने इनको पढ़ के रखा हो. देन वी हैव इमेजिनेशन जो कि आई.ए. रिचर्ड्स का वर्क है. एंड आई.ए. रिचर्ड्स को हम लोग लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी इन योर पेपर की लिटरेरी थ्योरी के राइटर्स के कुछ टर्म्स उठा लिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कुछ टर्म्स या उनके वर्क्स उठा लिए एंड उनको एक साथ क्वेश्चन में डाल के दे दिया. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. जनवरी 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर हमें पोएट को मैच करना है उनके रिस्पेक्टिव पोएम से. एडमंड स्पेंसर विल बी राइटली मैच टू फेरी क्वीन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिगोरिकल पोएम रिटन इन लेट 16th सेंचुरी जो डेडिकेट की गई है योर क्वीन एलिजाबेथ को, विच टॉक्स अबाउट द virtues of chivalry, courage and many more. Then we have Philip Sidney जो कि मैच करेंगे Defense of Poesy से. ये इनका एक critical work है. This is considered one of the foundational critical works in English Renaissance. Then we have Thomas Watt. अब यहाँ पे आपको जो दो नाम दिखाई देंगे, these both people are responsible for bringing or introducing English sonnet to England. तो इनका ये वर्क है थॉमस वाट का हूसो लिस्ट टू हंट, एंड हेनरी हॉवर्ड का वर्क है सो क्रूएड प्रिजन हाउ कुड बी टाइड. नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है कि आपको इन दोनों के ये वाले दो वर्क्स नहीं आते हो, देन टू यू कैन इजीली क्रैक दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने अगर एडमंड स्पेंसर एंड फिलिप सिडनी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लिया तो ऑलरेडी आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा. एंड समटाइम्स एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको सारे पॉइंटर्स के आंसर्स नहीं पता होते हैं. यू हैव टू गो बाय व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा. जून 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड अ इजी एज वेल एज अ ट्रिकी क्वेश्चन एट द सेम टाइम. जिसने भी कीवर्ड्स पकड़ लिए उससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाने वाला है. द लाइन ही हु वर्क्स फॉर स्वीटनेस एंड लाइट यूनाइटेड works to make reason and the will of God prevail occurs in. आपके सामने 4 वर्क्स दिए हुए हैं along with the writers, and आपसे पूछा गया है कि ये जो लाइन है वो कौन से टेक्स्ट में अपीयर करती है. ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देख के बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं. बट इफ यू हैव कैप्चर्ड द कीवर्ड्स एंड आपने पढ़ते टाइम उन कीवर्ड्स को पढ़ा हुआ है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा. हम लोग ने मैथ्यू आर्नोल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे एंड बुक कल्चर एंड एनार्की के अंदर स्वीटनेस एंड लाइट वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इन टर्म्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं टू अ सोसाइटी टू बी गुड, ये स्वीटनेस एंड लाइट दैट इज ब्यूटी एंड नॉलेज एंड एस्थेटिक्स एंड ट्रुथ का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर साथ में एक साथ चलता है देन योर सोसाइटी गोज एक्सट्रीमली वेल. दीज आर कंसिडर्ड वेरी गुड पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड फॉर योर कल्चर. तो अपने इस एसे के अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड बताते हैं स्वीटनेस एंड लाइट के बारे में, और स्वीटनेस एंड लाइट जो टर्म है वो इनके क्वेश्चंस में आपको बार बार रिपीटेड देखने को मिल जाएगा. तो आई होप दिस इज क्लियर एंड आप इसको याद रखेंगे. जून 2023 में आपसे एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है. एवरीवन मस्ट नो दिस आंसर. हु प्रपोज्ड द आइडिया दैट द माइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट और टैबुला रासा. जॉन लॉक इज दैट एम्पेरिसिस्ट फिलोसोफर जिनका मानना था कि एक बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट होता है. ओवर द टाइम वो अपने नॉलेज एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी नॉलेज इकट्ठा करता है वही उसके लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज का काम करता है. ही डिड नॉट बिलीव ऑन द आइडिया कि हमारे दिमाग में इनेट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सब कुछ पहले से डला होता है. ये रैशनलिस्ट थिंकर्स का मानना था. एम्पेरिसिस्ट फिलोसफर्स यूज टू बिलीव कि हमारा दिमाग खाली होता है एंड खूब सारा ज्ञान देखने, एक्सपीरियंस एंड समझने के बाद ही हमारी बुद्धि ग्रो एंड डेवलप करती है. मार्च 2023 में यू हैव बीन आस्क्ड अ प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड आई होप कि ये सभी को पता होगा. डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन.
Your correct answer is 1755. Dr. Samuel Johnson was not just a poet, writer, essayist, but he is most popularly known as a lexicographer. ये एक ऐसा पर्सन होता है who is known as the man of words and their meaning. 1746 में when your Dr. Samuel Johnson sees कि लेटिन एंड फ्रेंच की अच्छी डिक्शनरीज हैं, स्टैंडर्डाइज्ड डिक्शनरीज हैं, बट इंग्लिश का कोई भी ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड वर्क हमें देखने को नहीं मिलता है. ही टेक्स अप दिस वर्क ऑन हिज ओन एंड फॉर स्ट्रेट 9 years ये डिक्शनरी के कई सारे वर्ड्स को लिखते रहते हैं एंड उनके मीनिंग्स को लिखते हैं. 1755 में अपना ये मोन्यूमेंटल वर्क पब्लिश करते हैं विथ ओवर 40,000 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. एंड इस डिक्शनरी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड और उसका मीनिंग नहीं दिखाई देगा, बहुत ही ह्यूमरस एंड कल्चरल एसेंस को दिखाते हुए ये कोटेशंस ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन को यूज़ करके वर्ड्स को मीनिंग उनको देते हैं. सो दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्क एंड अ मॉन्यूमेंटल वर्क जो आपको याद रखना चाहिए. जून 2019 में आपसे एक मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म. फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स इन जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर. We all are aware this is the most asked work of Dr. Samuel Johnson, preface to Shakespeare, जहाँ पर इन्होंने शेक्सपियर को एंड उनके प्लेस को इतना क्रिटिकली इवेल्युएट किया हुआ है दैट ही एंड्स अप टेलिंग अस सो मैनी प्लस पॉइंट्स एंड द फॉल्ट्स दैट ही फाइंड्स विद शेक्सपियर. इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं. His Athenians are not sufficiently Greek and his kings not completely royal. ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बिकॉज आपके सैमुअल जॉनसन ने उल्टा शेक्सपियर की ह्यूमन नेचर को समझने की जो उनकी स्किल है, मास्टरी है, उसके ऊपर कमेंट किया है. तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. He sacrifices virtue to convenience and is more careful to please than to instruct. ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है. Now you have to have a context कि हमारे जॉनसन ना एक न्यू क्लासिकल राइटर थे. इनके अकॉर्डिंग एक काम को मॉरली इंस्ट्रक्ट करना चाहिए रैदर दैन जस्ट प्लीजिंग. लेकिन इन्होंने आपके शेक्सपियर के अंदर ये क्वालिटी देखी है कि ही इज़ गोइंग टू सैक्रिफाइस द वर्च्यू, कि वो डिलाइट डिलाइट तो ज़रूर करेंगे लेकिन मॉरली इंस्ट्रक्ट हो रहा है या नहीं इनसे उनका खास मतलब नहीं है. मतलब इवन आपको शेक्सपियर के प्लेस में इमोरल कैरेक्टर जीतते हुए या फिर फ्लरिश करते हुए दिखाई देगा, जो सैमुअल जॉनसन के अकॉर्डिंग एक गलत चॉइस है. Then he adheres to strict chronology and gives to one age or nation only its own customs and opinions. भाई ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा. If at all you have read this work, you probably know कि भाई शेक्सपियर की क्रोनोलॉजी एंड यूनिटीज़ से ना अडेयर करने के बारे में स्पेसिफिकली आपके सैमुअल जॉनसन ने उनको पिन पॉइंट किया है. सो शेक्सपियर वॉज नॉट अ पर्सन जो क्रोनोलॉजी और स्ट्रिक्ट रूल्स को अडेयर करे, तो ये फॉल्स हो जाएगा. He sacrifices reason, property and truth to pursue even a poor and barren quibble. हमारे शेक्सपियर ना पन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, वर्ड प्लेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे टू मेक द प्ले लुक क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस. जो अगेन जैसे आई ऑलवेज से कि सैमुअल जॉनसन इज़ लाइक बिल्कुल परेशान फूफा जी जो गलतियाँ ही निकालते रहते हैं. तो ये आपके सैमुअल जॉनसन बताते हैं कि इतने मजाकिया शब्दों का क्यों इस्तेमाल इन्होंने किया है एंड रीज़न को इन्होंने सैक्रिफाइस किया हुआ है. सो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4. अगस्त 2024 में आपसे एक बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है. अलेक्जेंडर पोप्स मोस्ट फेमस कोट, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. अच्छा, आपको यहाँ पे लग सकता है कि मैंने तो पढ़ा था लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग. तो यहाँ पे आप चालाकी देखो यूजीसी नेट वालों की कि दिस इज ऑफन पैराफ्रेज्ड एज नॉलेज, लेकिन एक्चुअल जो लाइन हुई वो ये है कि अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग. देन आगे ये कंटिन्यू करती है, अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स. तो ये इनकी फेमस डायडैक्टिक पोएम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर दिखाई देती है. इस वर्क में इन्होंने इतनी सारी कोटेशंस दी हैं. एंड बाय द वे यू मस्ट ऑल्सो नो कि अलेक्जेंडर पोप इज द सेकेंड मोस्ट कोटेड राइटर आफ्टर शेक्सपियर इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस. तो इन्होंने इतने सारे डायडैक्टिक लाइन्स ऐसी दी हैं
जो आई एम वेरी श्योर कि आप सभी को पता होगी, कमेंट करके मुझे यहाँ से आना जितनी भी आपको याद है. This particular work is based or talks about the dangers of human arrogance, and it also talks about, or it warns the poets and the critics about their mistakes and what they should avoid in order to write a particular work. A little learning is a dangerous thing. एक universal fact है कि भाई एक टॉपिक या किसी भी ज्ञान, जो अधूरा ज्ञान होता है वो घातक सिद्ध होता है. एंड यू मस्ट ऑलवेज हैव अ कंप्लीट नॉलेज एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ एनी कन्वर्सेशन ऑफ एनी टॉपिक. अदरवाइज आपके पास अगर किसी भी इंफॉर्मेशन का एक अधूरा पार्ट है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेंजरस. आई होप दिस इज क्लियर. So that was a beautiful practice of all the important questions of literary criticism. आपने देखा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं. इफ एट ऑल आप इसको डिटेल में बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स को जरूर से चेकआउट करिए अलोंग विथ माय अदर कोर्सेज एज वेल. एंड अगर आप इसके और क्वेश्चंस लगाना चाहते हो टू जज योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम बोथ ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज, तो आप हमारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए. इफ यू आर वांटिंग अ फ्री ट्यूटोरियल ऑफ दिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज तो हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर एवरीडे बेसिस पे बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलती रहती है. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन. अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर.